हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस। और आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे नर्सरी मैनेजमेंट, पौधशाला प्रबंधन। नर्सरी क्या होती है, पौधशाला प्रबंधन क्या होता है, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। नर्सरी या पौधशाला। नर्सरी क्या होती है, हम नर्सरी क्यों करते हैं, नर्सरी क्यों बनाते हैं, नर्सरी पौधे क्यों तैयार करते हैं। नर्सरी क्या होती है, कोई भी छोटे आकार का बीज है, कोई भी छोटे आकार जैसे कि टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, उनके पहले हम नर्सरी तैयार करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम उसका नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उनसे पौधे तैयार करते हैं छोटे छोटे आकार के। उन्हीं को पौधों को हम खेतों में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पौध प्रतिरोपण करते हैं। क्योंकि छोटे आकार के बीजों से हम सीधा प्लांट तैयार नहीं कर सकते, और यदि प्लांट तैयार भी हो जाए तो वो सीधा खेत में नहीं ग्रोथ कर सकता। इसलिए पहले हम नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी से पौधे तैयार करते हैं, फिर उसी पौधे को हम पौधरोपण करते हैं खेत के अंदर। ठीक है, तो नर्सरी क्या होती है, वह सतह जहाँ से छोटे आकार के बीजों को पौधे तैयार किया जाता है, और उन्हीं पौधे को हम बाद में खेत में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसे नर्सरी या पौधरोपण करते हैं। वह सतह जहां पर छोटे आकार के बीजों से पौधे तैयार किया जाता है, और पौधशाला में तैयार पौधे को आवश्यक पोषक तत्व व उपयुक्त वातावरण दिया जाता है, उसे नर्सरी या पौधशाला कहते हैं। अब नर्सरी के लिए, जहां भी हम नर्सरी लगा रहे हैं, उसके लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक स्थान। उपयुक्त स्थान के लिए दो चीज बातें वो लिख लेते हैं हम। नर्सरी के लिए उपयुक्त स्थान, नर्सरी के लिए उपयुक्त स्थान। नर्सरी के लिए उपयुक्त स्थान के लिए हमें एक तो छायादार होना चाहिए, पर्याप्त छाया होनी चाहिए। उस स्थान पर क्या होना चाहिए, पर्याप्त छाया होनी चाहिए, और जलाक्रांति से मुक्त होना चाहिए, वहाँ पे जल भराव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बहुत अधिक भूमि उर्वरक होनी चाहिए, और भूमि का पीएच 6.5 से 7 पॉइंट बीच के होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप पहला लिखिए, भूमि उर्वरक होनी चाहिए भूमि का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जलाक्रांति कोष्टक में लिखिए, सेम से मुक्त होनी चाहिए भूमि। ठीक है, और पर्याप्त छाया होनी चाहिए। नर्सरी के लिए, क्षेत्र के लिए देखो, सबसे पहले भूमि उर्वरक होनी चाहिए पूरी।
ठीक है, उसमें सभी पोषक तत्व और सब आवश्यक होने चाहिए, ठीक है। और भूमि का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए, और जलाक्रांति सेम से मुक्त होनी चाहिए, और पर्याप्त छाया होनी चाहिए, अब आता है आपका क्वेश्चन, जैसे कि जलाक्रांति क्या होती है। जलाक्रांति होती है जैसे कि ये भूमि है, ये प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि भूमि यहाँ पे जल भराव हो, भूमि के अंदर जल भराव नहीं होना चाहिए। जल भराव से मुक्त को क्या बोलते हैं, जलाक्रांति, जैसे हमसे मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब आप इसमें पॉइंट लगा के लिखिए। नंबर फर्स्ट है, क्या नंबर फर्स्ट, नर्सरी भूमिका निर्जमीकरण। इसके लिए क्या करना होता है हमें, 1% फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड का घोल बनाकर 4 से 5 लीटर पानी में घोलकर भूमि के अंदर मिलाना चाहिए, जिससे क्या होगा, भूमि का निर्जलीकरण हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड है हमारा, एक % फॉर्मेल्डिहाइड का घोल बनाकर करना चाहिए। और सबसे अधिक नर्सरी में सबसे अधिक होने वाला रोग नर्सरी के अंदर एक ही मुख्य रूप से रोग होता है, रोग तो बहुत होता है, लेकिन ये रोग पौधे को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। इसका नाम है आद्रगलन रोग, या फिर आप जड़गलन डंपिंग ऑफ, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। आद्रगलन रोग, जड़गलन रोग और डंपिंग रोग। आद्रगलन रोग क्या होता है, जैसे कि नर्सरी के अंदर प्लांट है, यहाँ पर अधिक जल भराव हो गया है, तो इसकी क्या होगी, प्लांट की जड़ें गल जाएगी, जिससे पौधा डैमेज हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, जिसे आद्रगलन रोग कहते हैं। और आद्रगलन रोग किससे होता है, कवक से होता है। किससे, कवक जनित रोग है, और कवक का नाम है पीथियम स्पीसीज। कवक का नाम क्या है, पीथियम स्पीसीज। और सबसे अधिक होता है ये, सबसे अधिक होता है पपीते में और सोलेनेसी कुल की सब्जियों में। पपीता में सोलेनेसी कुल की सब्जियां। सोलेनेसी कुल की सब्जियां कौन कौन सी है, एक आपका टमाटर, मिर्च, बैंगन। आद्रगलन रोग इनमें सबसे ज्यादा होता है, और टमाटर की भी नर्सरी तैयार की जाती है, बैंगन की भी की जाती है, और मिर्च की भी नर्सरी तैयार की जाती है, ठीक है। और आपकी नर्सरी में जैसे कि आपका ये डंपिंग ऑफ आद्रगलन रोग लग गया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि उसको उपचार करना है। क्या करना है हमें, उपचार।
उपचार करने के लिए क्या है, जैसे कि नर्सरी में आपका रोग लग गया आर्द्रीकरण, तो उपचार करने के लिए क्या होता है, जैसे कि बीज उपचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बीज उपचार कवकनाशी से। कवकनाशी में जैसे कि आपका आएगा एक तो डाइटेन M95 और मैंकोजेब भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसमें एक कैप्टन और कैप्टन थायरम। नेक्स्ट तैयार करने से पहले आप थायरम, कैप्टन, डाइटोनियम 45, मैंकोजेब, इनसे बीज उपचार करना चाहिए और फिर आप नर्सरी तैयार करते हो, जिससे कि आर्द्रगलन रोग या डंपिंग ऑफ रोग कम लगेगा। नर्सरी तैयार करने से पहले बीजों को बीजोपचार कैप्टन, थायरम, डाइटेन M45, मैंकोजेब से उपचारित करना इनसे उपचारित करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद छिड़काव जैसे कि आपके रोग लगे तो उसके लिए छिड़काव के लिए क्या करें, ठीक है। छिड़काव के लिए आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। छिड़काव के लिए आप करें कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 2 ग्राम प्रति केजी से छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छिड़काव तक पहुंच गए। छिड़काव के बाद आप एक लिखिए नोट बना के, मार्कर कहाँ गया, ठीक है। यहां तक हो गया आपका। अब आप लिखिए नोट। नोट है आपका सबसे अधिक जलाक्रांति से प्रभावित होने वाला फल। सबसे अधिक जलाक्रांति से होने वाला फल पपीता व सोलनेसी फूल के फल, जिसमें आपका आ जाएगा इसमें टमाटर, बैंगन और मिर्च, ठीक है। और हमारा सी है कैरी का प्रकार। कैरी 3 प्रकार की होती है सामान्यतः, समतल, ऊंची और गहरी कैरी, ठीक है। कौन कौन सी होती है, समतल, ऊंची, गहरी कैरी।
क्यारी 3 प्रकार की होती है, समतल, समतल, ऊंची और गहरी। ये क्या होती है? अधिक वर्षा। सामान्य वर्षा के लिए, समतल के लिए सॉरी सामान्य वर्षा और अधिक शुष्क व शीतोष्ण क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, कैरी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारी समतल, ऊंची और गहरी कैरी। समतल कैरी कहाँ बनाई जाती है? जहाँ सामान्य वर्षा होती है, जैसे कि ठीक ठाक वर्षा होती है वहां पर समतल कैरी बना दी जाती है। और ऊंची कैरी आती है, ऊंची कैरी में क्या होता है? जैसे अधिक वर्षा, जहाँ कहीं अधिक वर्षा होती है वहां पर ऊंची कैरी बनाई जाती है। और गहरी, गहरी गहरी मतलब जहाँ शुष्क और शीतोष्ण क्षेत्र वालों में, शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वहां पर ऊंची गहरी कैरी बनाई जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, आप एक नोट लिख लीजिए, कुछ याद आ गया। जैसे कि मटर, मटर, भिंडी और कुकुरबिटेसी। मटर, भिंडी और कुकुरबिटेसी, इन तीनों की नर्सरी तैयार नहीं की जाती है क्योंकि इनके बीजों का आकार बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। और इनसे हम सीधा, जैसे कि ये खेत है, खेत के अंदर ये बीज डाले, इनसे ये प्लांट तैयार आ जाएंगे और ये प्लांट खेत के अंदर सीधा प्लांट का जो एनवायरमेंटल है उसके अंदर ये ग्रोथ कर सकते हैं। इनके लिए आप नर्सरी तैयार नहीं करते क्योंकि इनका बीजों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, मटर, भिंडी व कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों, कुल की सब्जियों की पौधशाला नहीं तैयार की जाती है क्योंकि इनके बीजों को आकार बड़ा होता है, बड़ा होता है। मटर, भिंडी और कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों की पौधों की पौधशाला नहीं तैयार की जा सकती क्योंकि उनका सीड यानी बीज का आकार बड़ा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नर्सरी क्षेत्रफल। नर्सरी क्षेत्रफल हमारा डी चल रहा है। नर्सरी हमारा फर्स्ट है ए, प्याज, सेकंड है टमाटर, मिर्च, बैंगन और नेक्स्ट में लिख लीजिए आप अन्य। जैसे कि हमें प्याज की नर्सरी तैयार करनी है। ठीक है, प्याज की नर्सरी के लिए क्या है, हमें कितना क्षेत्रफल चाहिए है। ठीक है, प्याज की क्षेत्रफल चाहिए हमें 500
मीटर स्क्वायर, ठीक है। और टमाटर के लिए हमें चाहिए 100 से 125 मीटर स्क्वायर। कहीं कहीं आपको 125 भी मिलेगा, मान लो 125, ठीक है। और मिर्च के लिए 125 से 150 मीटर स्क्वायर, और बैंगन के लिए 150 से 200 मीटर स्क्वायर, और अन्य में 250 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये नर्सरी क्षेत्रफल हो गया। अब हम पढ़ेंगे नर्सरी, यहाँ तक हमारा पौधा तैयार हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम नर्सरी से पौधे को खेत में कैसे बेचते हैं, ठीक है, जिसे हम ट्रांसप्लांटिंग भी बोलते हैं, पौध प्रतिरोपण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पौध प्रतिरोपण। पौध प्रतिरोपण क्या होता है? नर्सरी से तैयार पौधे को खेत में लगाने की विधि, ठीक है। नर्सरी से तैयार पौधे को खेत में लगाने की विधि, ठीक है। जैसे कि हमारी यहाँ नर्सरी है और ये खेत है, यहाँ से प्लांट तैयार हो गया, इस प्लांट को यहाँ से उखाड़ा और खेत के अंदर लगा दिया। और इस विधि को क्या बोलते हैं? पौध प्रतिरोपण या फिर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के लिए उपयुक्त उम्र क्या होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। खेत के लिए उपयुक्त उम्र क्या होनी चाहिए? जैसे कि सामान्यतः फलों में, और फलों में भी जैसे कि आपको एक अपवाद मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? अपवाद। या लिख लीजिए आप, अपवाद। फलों की नर्सरी होती है 1 वर्ष में तैयार। कितने? 1 वर्ष में तैयार होती है। लेकिन आपको अपवाद के तौर पर एक पपीता, क्या मिलेगा? पपीता, जिसकी 2 माह में भी नर्सरी तैयार हो जाती है। पपीते की हो जाएगी नर्सरी 2 माह में भी तैयार हो जाएगी। मैं लिख लीजिए आप, उपयुक्त आयु किसके लिए? पौध प्रतिरोपण के लिए, ठीक है। उपयुक्त आयु पौध प्रतिरोपण के लिए। ये तो होगा आपके फलों में, ठीक है। और हम देख लेते हैं सब्जियों में। सब्जियों में 4 से 5 सब्जियों में 4 से 5 सप्ताह में किसी भी सब्जी की नर्सरी वो तैयार हो जाती है। लेकिन अपवाद के तौर पर आपको एक मिलेगा प्याज। क्या मिलेगा? प्याज। प्याज की नर्सरी में टाइम लगता है 6 से 8 सप्ताह। ये हो गई आपकी सब्जियों की पौध प्रतिरोपण की उपयुक्त उम्र। और ये हो गई आपके फलों की पौध प्रतिरोपण की उपयुक्त उम्र। इसमें पपीता है, और पपीते का आप बॉटनिकल नेम लिख लीजिए, कैरी का पपाया। और इसकी आप को लिख लीजिए यहाँ, कैरी कैसी। ठीक है, ये बॉटनिकल नेम है पपीते का, ठीक है। ये हो गए आपके पौध प्रतिरोपण की उपयुक्त उम्र, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा सदाबहार पौध प्रतिरोपण और पर्णपाती पौध प्रतिरोपण। क्या है? सदाबहार पौध
पर्णपाती पौध प्रति सबसे पहले तो ये आता है कि सदाबहार और पर्णपाती होते क्या हैं। ठीक है, पर्णपाती को पतझड़ी आपके यहाँ सॉरी, ठीक है, पतझड़ी। सदाबहार वो फ्रूट जैसे कि हर वर्ष इनका एक फिक्स टाइम होता है, उनके अंदर ये फलन करते हैं और फल देते हैं। जैसे सदाबहार पौध प्रतिरोपण में आपका आ गया जैसे को आम, नींबू वर्गीय फल और अमरूद, ये आपके आगे। ठीक है, आम, नींबू वर्गीय और अमरूद, और ये इनका पौध प्रतिरोपण कब किया जाता है? जुलाई अगस्त में। इसमें किया जाता है जुलाई अगस्त में। और इसमें आप एक और लिख लीजिए, पपीता। पपीता ये किस में किया जाता है? बसंत वर्षा ऋतु में। पर आप इसमें एक ध्यान रखिए, जैसे कि आम है और नींबू, इनमें एकांतर फलन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एकांतर फलन। एकांतर फलन क्या होता है? जैसे कि इस वर्ष फलन आया आम में, अगले साल फलन नहीं आएगा, और उससे अगले साल वापस फलन आएगा। एक साल छोड़कर एक साल फलन देना, ये क्या कहलाता है? एकांतर फलन। आप इधर लिख लीजिए नोट बनाकर। एकांतर फलन। एकांतर फलन क्या होता है? एक वर्ष छोड़कर दूसरी वर्ष वापस फलन आना। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा होता है आम और नींबू वर्गीय फलों में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है पतझड़ी पौधे। क्या होते हैं? पतझड़ी पौधे वो होते हैं जो निश्चित अपने फलन आए उसके अंदर वो अपनी पत्तियों को सबको झाड़ दें, और ये होता है आपके बसंत ऋतु, फरवरी टू मार्च में होता है। इसमें आएंगे आपके अमरूद, अनार, आम। अमरूद, अनार, आंवला। ठीक है, इनमें क्या होता है? पतझड़ी पौधे जैसे कि ये फलन आया, ठीक है, इसमें फलन आएगा, निश्चित टाइम के अनुसार ये अपनी पत्तियों को झाड़ देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, एक आप नोट लिख लीजिए। आप नोट ही लिख देते हैं। जैसे कि विदोषक के अंदर क्या होता है? जैसे कोई नर्सरी है, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए, ये नर्सरी है, इसके अंदर ये प्लांट लगा है। तो प्लांट की वो क्या है कि शाखा को देखेंगे। क्या देखेंगे? शाखा को, शाखा नहीं, तने को। तने की मोटाई के आधार पर उस पौधे को हम पौध प्रतिरोपण, ट्रांसप्लांटिंग कराएंगे खेत के अंदर। जैसे कि तने का आकार बड़ा हो गया है, ठीक है, साइज हो गई है इसकी, तो उसको ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। ठीक है, और इस क्रिया को क्या करते हैं? तने को देखकर पौध प्रतिरोपण करना, गार्डनिंग। विदेशों में पौधे की तने की मोटाई के अनुसार पौध प्रतिरोपण किया जाता है।
इस क्रिया को गार्डनिंग गार्डनिंग कहा जाता है। ठीक है, विदेशों में पौधों की तने की मोटाई के अनुसार पौध प्रतिरोपण किया जाता है और इस क्रिया को गार्डनिंग कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पौध लगाने का उपयुक्त समय। किस समय पर हमें नर्सरी से तैयार पौधे को खेत के अंदर लगाना चाहिए जिससे कि वो पौधा लग जाए आराम से, नष्ट ना हो। नर्सरी से तैयार पौधे को खेत में लगाने का समय, इसमें पॉइंट वाइज लिखिए आप। जैसे नर्सरी से पौधा तैयार हो गया आपका, तो आप उसको शाम के टाइम लगाएं। क्या लगाएं? शाम के टाइम लगाएंगे। शाम के टाइम क्यों लगाएंगे? उसकी वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी, और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी तो पौधा नाइट तक, जैसे कि आपने शाम को लगाया तो नाइट के अंदर वो लग जाएगा पौधा आराम से, जिससे कि सुबह तक उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट है आपका शाम के टाइम लगाना चाहिए। शाम के समय फर्स्ट तो हमारा शाम के समय लगाना चाहिए। ठीक है, और क्यों लगाना चाहिए? वाष्पोत्सर्जन की कम दर होगी। वाष्पोत्सर्जन दर कम। और एक आप जैसे कि आपने नर्सरी से हमेशा खेत में लगाते वक्त 15% पौधे अधिक लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? जैसे कि आपने यहाँ पे खेत पे लगा दिए पौधे, जरूरी तो है नहीं कि आपने जितने पौधे लगाए हैं वो सभी पौधे आराम से लग जाएंगे। कोई पौधे होंगे जिसमें कोई भी डिजीज है जिसके कारण ये पौधा नष्ट हो जाएगा। जैसे कि आप जहाँ से ये पौधे नष्ट हो गए वहां से आप इस पौधे को हटा देंगे और यहाँ पर नया पौधा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नया पौधा। इसीलिए 15% पौधे अधिक लेने चाहिए। एक लिस्ट लिख लीजिए आप। नर्सरी से खेत में पौधे लगाते समय पौधे हमेशा 15% अधिक खरीदने चाहिए। ठीक है, अब आप एक और लिख लीजिए, हार्डनिंग क्या होती है? हार्डनिंग में आपको पहले समझा देता हूं। हार्डनिंग क्या होती है? जिसे हम दशानुकूल भी बोलते हैं। जैसे कि हमें ट्रांसप्लांटिंग करना है, जैसे कोई भी नर्सरी है उसमें से हमारे पौधे तैयार हो गए हैं तो उनको हमें ट्रांसप्लांटिंग करना है, खेत के अंदर लगाना है। तो खेत के अंदर लगाने से पहले नर्सरी के अंदर कुछ दिनों पहले जल की आपूर्ति बंद कर देते हैं। नर्सरी में जो पौधे हैं उनको हम जल देना बंद कर दें। जिस जल देना बंद करेंगे तो वो विषम परिस्थितियों से लड़ने की उनके अंदर क्षमता आ जाएगी, रोग प्रतिरोधी हो जाएंगे, जिससे कि वो आराम से खेत के अंदर जो एनवायरमेंट वातावरण है उसके अनुकूल उनको नर्सरी में वातावरण मिलेगा, जिससे वो खेत के अंदर आराम से लगेंगे। ठीक है, हार्डनिंग क्या होती है? नर्सरी में तैयार पौधों को खेत में लगाने से पहले
लगाने से कुछ दिन पहले जल की आपूर्ति बंद कर दी जाती है। जिससे पौधों को विषम परिस्थितियां के समक्ष अनुकूल हो जाता है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? हार्डनिंग। इस क्रिया को हार्डनिंग कहा जाता है। और हार्डनिंग का दूसरा नाम है दशानुकूल। क्या है इसका दूसरा नाम? दूसरे नाम इसका क्या है? दशानुकूल। ठीक है। अब आपकी एक आती है नर्सरी के अंदर प्रो ट्रे। क्या आती है? प्रो ट्रे। प्रो ट्रे क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये ट्रे के जैसी होती है, जैसे कि आपकी कोई ट्रे है, ये ट्रे के अंदर ये इनके अंदर पौधा लगाया जाता है। यहाँ पे मिट्टी भरी होती है और इनके अंदर बीज डालो और यहाँ से पौधे तैयार किए। इस प्रकार के ट्रो को क्या बोला जाता है? प्रो ट्रे। प्रो ट्रे। और प्रो ट्रे का सबसे अधिक उपयोग, इसका उपयोग जैसे कि कोई भी नर्सरी है वो खेत काफी दूर है, तो दूर स्थानों के लिए नर्सरी में पौधों को सुरक्षित रखने के लिए प्रो ट्रे का यूज किया जाता है। और प्रो ट्रे में सबसे अधिक आपके फूलगोभी की नर्सरी तैयार की जाती है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं नर्सरी प्रो ट्रे। आज हमारी नर्सरी कंप्लीट हो जाएगी। प्रो ट्रे क्या होती है? इसमें पौधे तैयार किए जाते हैं और ये आप लिख दीजिए फूलगोभी की नर्सरी प्रो ट्रे में तैयार की जाती है। इसमें पौधे सुरक्षित रहते हैं, नष्ट पौधे को भी शक्ति नहीं होगी। और एक लिख लीजिए आप, इसमें नर्सरी से तैयार पौधों को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने के लिए उपयोगी हैं। ठीक है। अब क्या आ गया? उपयोगी हैं। अब नर्सरी में दूरस्थ स्थानों के लिए उपयोगी है और इसमें पौधे सुरक्षित रहते हैं और फूलगोभी की नर्सरी के लिए प्रोटेक्ट में तैयार की जाती है और इसमें पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है। और प्रोटेक्ट जैसे कि आपको मैंने दिखाई और एक बार और देख लीजिए आप। इस प्रकार की होती है, यह सीड है।
एसिडों से बीज तैयार हुआ, ठीक है। और इनके अंदर मिट्टी भरी रहती है। और अब आपकी आती है एक गैप फिलिंग। गैप फिलिंग क्या होती है? गैप फिलिंग क्या होती है? जैसे कि आपने नर्सरी से सभी पौधे लिए, उनको अपने खेत में लगाया। ये आपका खेत है, इसके अंदर आपने पौधे लगा दिए। यहाँ ये पौधे लगा दिए। इसी पौधे में जैसे कि आपका ये पौधा है, इसके अंदर आद्रगलन रोग है, आद्रगलन रोग है, जिसके कारण ये पौधा यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाया और ये पौधा डैमेज हो गया और ये पौधा नष्ट हो गया आपका। तो ये आपका पौधा नष्ट हो गया, आप इस पौधे को क्या करोगे? यहाँ से हटा दोगे। क्या करोगे? आप हटा दिया, और आपने यहाँ से पौधा हटा दिया, तो ये जगह तो खाली हो गई, इसको आपको वापस भरना भी है। इसको भरने के लिए आप वहाँ पे नया पौधा लगाओगे। क्या करोगे? नया पौधा लगाओगे। और इसी के लिए को हम क्या बोलते हैं? गैप फिलिंग बोलते हैं। और गैप फिलिंग के लिए तभी तो हम नर्सरी से 15% पौधे अधिक खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? गैप फिलिंग के लिए खरीदते हैं। जैसे कि आपको एक पौधा नष्ट हो गया, इसकी जगह आप दूसरा पौधा लगा सकते हैं, इसलिए नर्सरी से 15% पौधे अधिक लेने चाहिए, ठीक है। नर्सरी से ये फिलिंग क्या होता है? नर्सरी से तैयार पौधों को जब खेत में लगाया जाता है, तो कुछ पौधे नष्ट हो जाते हैं। नष्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई रोग होगा और कोई पौधा वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी कारण नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं तो उनको हटाकर नया प्लांट लगाना जिससे खाली स्थान भर जाता है। और इस क्रिया को गैप फिलिंग कहा जाता है। ये फिलिंग हुए आपके। अब एक आप लिखिए विरलीकरण। ये हमारा नेक्स्ट एक अलग टॉपिक है, विरलीकरण। विरलीकरण क्या होता है? जैसे कि आपने यहाँ पे एक बीज डाला, ये बीज डाला, ठीक है, भूमि के अंदर। इसी बीज से आपके 1 2 3 4 5 प्लांट लगे, ठीक है। 5 ऐसे तो नहीं लगते हैं, क्योंकि 2 या 3 प्लांट 4 प्लांट लगते हैं। देखिए एक बीज से, देखिए आपका टमाटर का है, इसका है टमाटर का बीज है, इससे आपके इतने सारे प्लांट हो गए। और इन्हीं प्लांटों को आपने यहाँ से इसको खड़ा यहाँ पे लगाया, इसको खड़ा यहाँ लगाया, इसको खड़ा यहाँ लगाया, ऐसे अलग अलग लगाना। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? विरलीकरण। जैसे कि यहाँ पे ज्यादा पौधे हो गए एक साथ, इनको पता है कि भाई ज्यादा पौधे होंगे तो ये सभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इनमें से एक ही पौधा ग्रोथ करेगा, या फिर सभी मर जाएंगे। तो इन्हीं पौधों को हम एक एक को अलग अलग उचित दूरी पर लगाना विरलीकरण कहा जाता है, या फिर अलग अलग करना, ठीक है।
जब एक ही बीज से एक से अधिक पौधे तैयार हो जाते हैं, पौधे तैयार हो जाते हैं, तो उनको अलग अलग करके उचित दूरी पर लगाने की क्रिया को विरलीकरण कहा जाता। ये आपकी विरलीकरण भी हो गई, ये फिलिंग भी हो गई। ठीक है, आज के हमारा आज तो हमारा नर्सरी की क्लास है वो पूरी कंप्लीट हो गई, नर्सरी हमने पढ़ लिया। ठीक है, और आपको इसमें से नर्सरी में से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमें ये समझ नहीं आया, विरलीकरण समझ नहीं आया, ये फिलिंग क्या होता है, हार्डनिंग क्या होता है, गार्डनिंग क्या होता है, ये हमें समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप प्लीज़ गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि अरे हमें चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप ये सर हमें ये चीज़ समझाएं। ठीक है, मिलते हैं, बाय नेक्स्ट क्लास में।